दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। अप्रैल पाकिस्तान की तारीख में एक अहम महीना है और उसकी तारीखी अफादियत और कौन कौन से वाक़यात उसके साथ मुंसलिक हैं, इसका जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त भी जो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, तो उसमें भी अप्रैल जो है ना, ये हंगामा हेज़ महीना ही है। मुतअद्दिद इसके अंदर भी चीज़ें चल रही हैं, मैं उनका ज़िक्र भी करूँगा। तो तारीखी तौर पर ये महीना क्यों अहम है? तो पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया, तो 1973 तक पाकिस्तान के पास कोई भी आइन नहीं था जिसको किसी भी पार्लियामेंट ने मंजूर किया हो। आइन आए, मुअत्तल कर दिए गए, फिर आमर आए, आमरों ने अपने हिसाब से आइन दिया और वो भी आइन मुतनाज़ रहे। तो इसी हक तलफी की वजह से पाकिस्तान दो लख्त भी हुआ और बचा खुचा पाकिस्तान जब मिला शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को दिया गया। तो ये एक अलग खैर चैप्टर है, अगर कोई इसके ऊपर डिबेट करना चाहे तो इसके ऊपर भी मैं डिबेट कर सकता हूँ कि पाकिस्तान क्यों टूटा। तो खैर पाकिस्तान जो अब 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ये हुकूमत मिली पाकिस्तान की, बचे कुचे पाकिस्तान की, तो उन्होंने 1973 तक जो है ना ये दो आइन दिए। एक इंटरम जो है ना उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, गालबन वो उन्होंने 1972 में उन्होंने दिया विद इन फ्यू मंथ्स, और जिसने ये फाउंडेशन रखी 1973 के आइन की। तो 1973 का आइन कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर होने वाला पाकिस्तान का गैर मुतनाज़ा आइन था और है और रहेगा। तो 10 अप्रैल को ये मंजूर हुआ और आज भी 10 अप्रैल है, मैं आपके साथ मुखातब हूँ। तो उस निस्बत के हवाले से मेरा वीलॉग ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से होगा। और जब भी किसी के ऊपर कड़ा वक्त आता है तो वो अपने दौर के अंदर तो आइन को रोनता है, मगर वो आइन की माला जपता है जब भी वो नरगे में फंसता है। तो उस वक़्त की असम्बली के अंदर जो है ना, जहाँ पर और भी बहुत सी जो है ना वो अमेंडमेंट्स वगैरह हुई, जिनके अंदर 1973 के आइन के अंदर जो सबसे एक अहम हमारी मजहबी हवाले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के हवाले से है, वो मरज़इयों को काफिर करार देने की जो है ना वो अमेंडमेंट थी और काफ़ी डिबेट के बाद हुई। और वो असम्बली, उस असम्बली के अंदर 1973 की असम्बली के अंदर बड़े विजनरी लीडर थे जो अपनी ज़ात से हटकर मुल्क के लिए, मुल्क एक मजबूत बुनियाद फ्राहम करने के लिए इकट्ठे थे। इलेक्शन के अंदर वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, एक दूसरे के साथ एक तहजीब के साथ वो क्रिटिसाइज भी एक दूसरे को करते थे। मगर जब मुल्की मफादात का मसला था, जब जब इस आइन के बगैर सरजमीन को आइन देने का मसला हुआ, तो सब जो है ना यूनाइटेडली एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए और उन्होंने मुतफ़क्का जो है ना वो आइन दिया, उसको मंजूर किया, असम्बली से भी सेनेट से भी मंजूर करवा कर। तो ये इम्प्लीमेंट हो गया और यही पाकिस्तान की जो है ना सालमियत की ज़मानत है 1973 का आइन, क्योंकि तमाम वफाकी इकाइयों को ये जोड़कर रखता है, तमाम अदारों को उनकी हदूद का तयन इसी आइन ने किया है। और इसी आइन की रूह से ये पार्लियामेंट भी वजूद में आई, अदलिया भी आई, मुकन्ना भी आई, और सारा यानी कि जो भी ये सिस्टम चल रहा है 1973 के आइन की वजह से ही चल रहा है। और ये 2023 में हम बैठे हैं और ये 1973 के आइन की 50वीं सालगिरह का भी ये साल है। और मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि हमें इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, रिगार्डलेस कि हमारी एफिलिएशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है।
کیونکہ یہ 73 کا آئین ہی ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی بھی اجازت دیتا ہے، تو اس لیے یہ ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم 50ویں سالگرہ کو احسن طریقے سے منائیں، اور اپنا پولیٹیکل ایجنڈے کے ساتھ آپ چلتے رہیں کہ جو بھی آپ کی پولیٹیکل ہے، تو کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن پاکستان پیپلز پارٹی کا تو کانسٹیٹیوشن ہے نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، سہرا اسی کا سر جاتا ہے، مگر یہ کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، یہ پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کے عوام کا آئین ہے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی آئین ہے، اور ملازمت پیشہ لوگوں کا بھی آئین ہے، وکلا کا بھی، مزدوروں کا بھی، دیہڑی داروں کا بھی، کسانوں کا بھی، ٹیچروں کا بھی، خواتین کا بھی، بچوں کا بھی، یہ سب کا مشترکہ جو ہے نا یہ آئین ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی تو پاکستان کے اندر اس کی اہمیت جو ہے نا یہ ہے 10 اپریل کی، کیونکہ 10 اپریل کو 1973 کو متفقہ آئین منظور ہوا، اور دوسری سگنیفیکنٹ اپریل کی، تو جب عوامی لیڈر جو حقیقی عوامی لیڈر ہوتے ہیں تو ان کی عوام کے اندر جو ہے نا پذیرائی کیسے ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک تو خیر مگر اس سے قبل میں یہ ایک اور ذکر کرتا جاؤں کہ 1979 میں اپریل کو ہی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، ان کا عدالتی قتل کیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک پاکستان جو ہے نا وہ نہیں سنبھل سکا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خون کی پاکستان کو جو ہے نا بہت بھاری قیمت جو ہے نا ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور اب بھی پڑ رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ پاکستان اس قطرے ناحق کے جرم سے یہ کب نکلے گا، اور کب ہم سکا سانس لیں گے۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد ظاہر ہے کہ پھر کمان آ گئی محترمہ بینظیر، محترمہ نصرت بھٹو کے ہاتھ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی زبردستی ان کو دی گئی، اس کا بھی میں ایک ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں، اور محترمہ بینظیر بھٹو بھی اس کی سربراہ بنی، کو چیئرپرسن بنی، پھر وہ ایگزائل میں چلی گئیں، اور ضیاء کا دور جہاں پر یہ تشدد کا بڑا زور تھا، اور سیاسی قیدیوں کو کوڑے مارے گئے، اور کسی نے اگر قید و بند کی صورتیں پھانسیاں دی گئی، اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ سیاسی کارکن کس طرح جدوجہد کرتے ہیں تو اس پیریڈ کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح سیاسی کارکن جو ہے نا یہ کھڑے رہے ضیاء کی آمریت کے خلاف، ان کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان ہوتے تھے، مگر جب وہ باہر نکلتے تھے کوڑے کھا کر نکلتے تھے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آج کے دور کے یہ ٹیسٹ ٹیوب جو ہے نا یہ پولیٹیشین یا سیاسی کارکن نہیں، یا لیڈران نہیں، کہ جو ایک دن میں جو ہے نا وہ گرفتار ہوتے ہیں، اگلے دن ان کا جانا یہ چہرے پر جو ہے نا 12 بج جاتے ہیں، رونی صورت وہ بنا لیتے ہیں، ابھی بھی کئی چہرے میں نام نہیں دیتا ان کا۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو جو سیلف ایگزائل سے وہ واپس آئیں، تو وہ بھی دن تھا 10 اپریل 1986، تو 10 اپریل پاکستان کی آئین کی تخلیق کا دن بھی تھا، آئین کی منظوری کا دن بھی تھا، اور محترمہ بینظیر بھٹو کی واپسی کا بھی 10 اپریل 1986 دن تھا۔ اور اس وقت جو لاہور نے نظارہ کیا، پاکستان نے جو نظارہ کیا، لاہور کے دور و دیوار اس چیز کے گواہ ہیں کہ اتنا فقید المثال استقبال کسی بھی رہنما کا نہیں ہوا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ 2007 میں اپنا ہی ریکارڈ وہ توڑا، جب وہ کارساز میں جب وہ آئیں کراچی کے اندر، اور کارساز کا یہ واقعہ بھی ہوا۔ تو 10 اپریل 1986 کو جب محترمہ بینظیر بھٹو لاہور تشریف لائیں، تو جلوس کا ایک جو ہے نا وہ سرا مینار پاکستان پر تھا، اور دوسرا لاہور ایئرپورٹ پر جو پرانا ایئرپورٹ ہے تو وہاں پر تھا۔ انسانوں کے سروں کا سمندر جو ہے نا یہ لاہور نے یہ دیکھا ہے، اور اس دور کے جو لوگ ہیں جو اس وقت جوان تھے یا لڑک پن میں یا تھے ہوش مند تھے، تو وہ اس چیز کے شاہد ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی پذیرائی جو ہوئی وہ آج تک کسی بھی سیاسی رہنما کی نہیں ہو سکی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد، اور محترمہ بینظیر بھٹو جب سیاست میں آئیں تب سے لے کر اب تک کسی کو بھی عوام نے اتنی پذیرائی نہیں دی، اور بہت سے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں آج کے دور میں کہ ہم نے مینار پاکستان پر یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بھائی
तुम जो है ना वो आटे में नमक बराबर भी नहीं हो, जो इस्तकबाल जो है ना वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हुआ। मेरी बात पर आप यकीन ना करें, आप जो है ना यूट्यूब पर जाएं, आर्काइव देखें, क्योंकि उस वक्त ना तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग था, और उस वक्त ये सीना गसर जो है ना ये खबरें चलती थी, और क्योंकि ज़िया ने सेंसरशिप भी लगाई हुई थी, या दीवारों के ऊपर जो है ना ये वॉल चेकिंग वगैरह होती थी, और उसी से लोग पढ़कर जो है ना ये मैसेज इधर उधर लोग बचाते थे, या फिर हम ये करते थे कि ये टांगों के ऊपर स्पीकर लगाकर, पिकअप के ऊपर स्पीकर लगाकर, तो ये गली मोहल्लों में ये ऐलान लोग करते थे। तो ये अप्रैल के हवाले से ये भी बड़ा अहमियत का हामिल ये है। और दूसरा, जब ये इमरान खान न्याजी को लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट इमरान खान न्याजी को एग्जीक्यूट किया गया, पाकिस्तान के ऊपर जो है ना मुसल्लत किया गया, तो उसको जो डिसमेंटल किया गया, तो वो भी करते करते, हालांकि वो पहले होनी चाहिए थी नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो करते करते वो भी जो है ना वो 10 अप्रैल हो गई। और 10 अप्रैल जो है ना ये भी यौम निजात है, कि इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे का जो पाकिस्तान को जो है ना दलदल में धकेलना चाह रहा था, और उसके ऊपर वो काम भी अग्रेसिवली कर रहा था। सफारती सतह पर भी उसने जो है ना वो पाकिस्तान को तनहा कर दिया था, मुआशी तौर पर भी उसने जो है ना पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया हुआ था। और इस वक्त वो भी का आइन की बात करते हैं, इसी आइन की बात करते हैं 1973 की। तो मगर अपने दौर के अंदर उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ लगाई हुई थी, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ वो लगाते हैं जिनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ना हो। माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ लगाई हुई थी, और हालिया जो है ना वो माजी करीब है उसके अंदर इमरान खान न्याजी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ जो है ना लगाई हुई थी, और आरफ अलवी भी आंखें बंद करके जो है ना वो दस्तखत कर देता था हर ऑर्डिनेंस के ऊपर। तो ये भी अहमियत का हामिल है कि 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान न्याजी की सूरत में जो पाकिस्तान के ऊपर जो अजाब मुसल्लत किया था हमारी अदलिया ने, उस वक़्त के जो, चाहे वो जस्टिस कोसा हो, जस्टिस साकब चीफ जस्टिस साकब निसार हो, या जनाब उसके बाद आने वाले उनके जो है ना वो पेशरो थे, या जनरल बाजवा साहब थे, और फयाज हमीद थे, ज़हीरुल इस्लाम थे, पाशा थे, तो उन्होंने जो मिलकर ये जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत किया था पाकिस्तान की तबाही का, तो उसको जो है ना घर का रास्ता भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 अप्रैल को ही दिखाया। और अब आ जाए इस वक्त, और उससे कबल मैं एक और चीज़ मैं जिक्र करता चलूँ अप्रैल के हवाले से। 18वीं तरमीम जो मंजूर हुई पार्लियामेंट के अंदर से 2010 को, वो भी 8 अप्रैल को मंजूर हुई, और 15 को ये सेनेट से मंजूर हुई, और 19 अप्रैल को सदर ने जो है ना वो दस्तखत कर दिए 19 अप्रैल 2010 को। तो उसके अंदर जो है ना जो है ना प्रोविंशियल ऑटोनमी को जो है ना वो इंडोर्स किया गया। और बाकी 18वीं तरमीम भी जो 1973 के आइन के बाद और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो एक डॉक्यूमेंट है, ये बहुत ही मुकद्दस डॉक्यूमेंट है। अगर आप स्टेट लेवल पर देखें तो 1973 के बाद 18वीं तरमीम जो है ना ये एक अहम डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान की सिमत का सही तरफ तयन करने के लिए। तो इस वक्त जो हालिया जो 2023 का अप्रैल चल रहा है, ये भी बड़ा हंगामा खेज है। तो काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ, जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था मलिशियस इंटेंशन के साथ इमरान खान न्याजी ने, जो कि उन्होंने वापस भी ले लिया था बाद में, काफ़ी देर बाद, ये बड़ी लहतो लाल के बाद। तो ये हुकूमत ने भी ये खैर वो वापस नहीं था, मेरा ख्याल है शायद वो पेंडिंग किया था। जब ये हुकूमत मौजूद आई तो उन्होंने उसकी वापसी का ऐलान किया, तो अब उन्होंने जो है ना बाज़ाब्ता तौर पर उसको वापस ले लिया है, उस रेफरेंस को, काजी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ। तो इस रेफरेंस की वापसी के ऊपर जो समात है, तो वो भी जो है ना 10 अप्रैल को ये मुकर्रर किया चीफ जस्टिस साहब ने। तो उसके ऊपर क्या फ़ैसला है, क्योंकि अदालत के अंदर भी जो है ना ये जंग जो है ना ये बड़ी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। तो या काजी फायज ईसा साहब, या चीफ जस्टिस साहब, या चीफ जस्टिस साहब, या जनाब जो है ना ये अपना शहबाज शरीफ साहब। और फिर ये हुकूमत को भी उन्होंने जो पाबंद किया वजारत ख़जाना को कि वो इलेक्शन के लिए फंड दें, वो भी अप्रैल है। तो ये अप्रैल तो हंगामा हेज होगा।
تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ 2023 کا اپریل جو ہے نا یہ کیا خبریں لے کر آتا ہے اور اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا پڑتا ہے۔ میں بھی منتظر ہوں، آپ بھی منتظر رہیے گا، اور انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔